नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आरबीआई के द्वारा अगस्त 2025 के बुलेटिन में इसको डिस्कस किया गया है, इसको मेंशन किया है। इसमें 1992 से लेके 2022 तक की कुछ रिसर्च और स्टडीज़ हैं जिनको मेंशन कर कर ये हवाला दिया गया है कि हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारे एग्रीकल्चर रेजिलियंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक इंजन साबित हो सकता है। जैसे एक रेल के डिब्बे को एक इंजन ही होता है जो आगे खींच कर ले चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी प्रकार से आज हमारी जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने का काम कर सकता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपको पता होगा आज 47% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इससे हमारा जीवीओ कंट्रीब्यूशन तो 17 से 18% के आसपास ही आता है, लेकिन फिर भी ये रोजगार उपलब्ध करवाने में, खाना उपलब्ध करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इसके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस सेक्टर को बूस्टअप करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे भारत देश में क्रिएट हो सकती है। लेकिन उसी एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकल कर आता है हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागबानी, जिसमें हम लोग फल फूल सब्जियों की बात करते हैं और इनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें रिसर्च में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर और ये कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। इसमें चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया है, पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन किया गया है, और क्या अभी तक 1992 से लेके 2022-23 तक इसमें ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। ये सारी बातें जो है मेंशन की गई है। पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। और इसमें हम जाने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप एक एएफओ एस्पिरेंट है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज और टेस्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। इसमें तो लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेगी। तो क्रैश कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको अलग से टेस्ट बैच लेने की जरूरत नहीं होगी। और इसको आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये आपका वो रिसर्च या आपकी बुलेटिन है अगस्त 2025 की, जिसके अंदर जो मेन टॉपिक आपका है हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन ए पाथवे टू एग्रीकल्चर रेजिलियंस की। हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफिकेशन यानी कि बागबानी में विविधता अगर हम लेकर आते हैं तो वो हमारे एग्रीकल्चर रेजिलियंस के लिए कैसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसमें ये 2022-23 तक 1992 से लेके पिछले 30 सालों की कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्च, कुछ आपके आंकड़े हैं जिनको मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से अभी तक एग्रीकल्चर में हमें आपका जो ट्रेंड है या चेंज है वो देखने को मिला। तो इसमें मेजर 4 फैक्टर को लिया गया है। पहला आपका है यील्ड यानी कि उपज, दूसरा है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जिनके साथ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम डाइवर्सिफिकेशन हॉर्टिकल्चर के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अभी तक हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए इस रिपोर्ट को पूरा शुरू से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि हमें स्टेपल क्रॉप जैसे कि राइस और व्हीट से हटकर आज बागबानी की जरूरत क्यों है। दूसरा, इसमें मेंशन किया गया है हॉर्टिकल्चर इज एन इमर्जिंग की पाथवे, यानी कि हॉर्टिकल्चर आज इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि जो हमारी फील्ड क्रॉप है उनमें हम एक स्टेगनेंट यील्ड तक पहुंच चुके हैं। एक जगह पर आकर हमारी जो उपज है वो रुक चुकी है। अभी आमदनी किसानों की बिल्कुल लिमिटेड हो चुकी है। इससे और ज्यादा हमें उत्पादन करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम 1 एकड़ से पहले आपका प्रोडक्शन अगर मान के चलिए 10 क्विंटल 15 क्विंटल था, तो आज 25 क्विंटल तक पहुंच चुका है। लेकिन अब उसको और ज्यादा बढ़ाना, चाहे हम लोग फर्टिलाइजर को यूज करें या कोई और इनपुट को आपका बढ़ाने की कोशिश करें, तो उससे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन वही हॉर्टिकल्चर आपके लिए कुछ नए आयाम यहां पर जो है वो लेकर आती है। वो क्या है? सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि बागवानी फसलों के अंदर अगर हम फल और सब्जियों को लगाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ हमारी उपज ज्यादा आएगी, यील्ड ज्यादा आएगी। दूसरा, उनका मार्केट के अंदर प्राइस ज्यादा होगा, जिससे किसान की आमदनी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर अब इसमें हम एनरोल करते हैं यानी कि हॉर्टिकल्चर हम लोग लगाते हैं, तो उसके साथ क्योंकि पूरे साल भर आपको खेतों में काम रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा जो इससे जुड़े होंगे। अब जब आप फ्रूट को प्रोडक्शन कर लेते हो तो उसकी प्रोसेसिंग जब करोगे तो प्रोसेसिंग से क्या फायदा होगा? प्रोसेसिंग से हमें यह फायदा होगा, एक तो हमारी मार्केट के अंदर हम और वैल्यू ले सकते हैं, ज्यादा प्राइस ले सकते हैं। दूसरा, उस वैल्यू एडिशन करने के लिए जिन एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की जरूरत होगी तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे हमारी वेस्टेज भी
भी कम होगी, तो कई फायदे इससे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, उनकी भी आमदनी बढ़ाई जा सकती है और इससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं जिसमें हम सीरियल्स और पल्सेस की बात करते हैं, तो उससे हमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे मेजर जो फूड आपका सोर्स है वही मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो एसेंशियल मिनरल और न्यूट्रिशन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम लोग आज एजुकेट होते जा रहे हैं या फिर हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों का जो नॉलेज लेवल है जो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके साथ लोगों को पता चल रहा है कि फल और सब्जियां उनके स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो वहां भी ये काफी अहम हो जाता है। इसके साथ एग्रीकल्चर में मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट टाइम में 46% लगभग जो वर्कफोर्स है वो इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू लेबर सर्वे 2023-24। और 1992-93 से लेके 2022-23 तक मेजर 4 ड्राइवर हैं, 4 फैक्टर हैं जिन्होंने आपके एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया। पहला है यील्ड यानी कि उपज, दूसरा है आपका एरिया एक्सपेंशन यानी कि एरिया को इंक्रीज किया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले अगर हम 1960 की तरफ जाएं, हमारे 1960 के दशक के अंदर हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एरिया था जो बैरन लैंड हुआ करता था, बंजर भूमि हुआ करती थी, लेकिन वहां तक हमारी सरकारों ने, हमारे लोगों ने सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने की कोशिश की। इसके साथ हम लोगों ने वहां पर इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर, उच्चतम गुणवत्ता के बीज, इनको पहुंचाने का काम किया, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो एरिया था वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद ऐसी वेराइटीज को डेवलप किया गया, ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया जिससे प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ उपज को बढ़ाया जा सके, वो पॉसिबल हो पाया। और नेक्स्ट है प्राइस इफेक्ट। प्राइस तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जैसे हमारे सीरियल क्रॉप्स के लिए आज एक फिक्स प्राइस आपका जो है, क्योंकि आपको पता होगा मार्केट के अंदर 25 क्रॉप के लिए प्राइस आपका एमएसपी एज ए अनाउंस किया जाता है। हाँ, सभी के लिए मिलता नहीं है लेकिन अनाउंस किया जाता है। वीट और राइस के केस में मिलता है, तो आज लोग यानी कि भारत के अंदर वीट राइस मेजर क्रॉपिंग सिस्टम के रूप में उभर कर आ रहा है और उसके नुकसान भी हमारे सामने हैं। तो इस केस में जरूरी है कि इन आंकड़ों को ऑब्जर्व करना और किस प्रकार से हम अभी प्रेजेंट टाइम में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी ग्रो करवाकर किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपकी विविधता, जो फसल के अंदर आपके बदलाव हम लोग करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर एक प्रकार से हमने मोनोकल्चर को फॉलो कर लिया है, और वो हमारा है वीट और राइस का क्रॉपिंग सिस्टम, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है और ज्यादातर एरिया में ग्रो भी करवाया जाता है। तो इसी को बदलने की जरूरत आज हमारे सिस्टम में है। तो यहां पर इस स्टडी के अंदर मेजर आपके 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की गई है। पहला है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया ओवर द पास्ट 3 डिकेड, यानी कि पिछले अगर 30 सालों की अगर हम बात करें, 3 दशकों की बात करें, तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ किन किन वजहों से हुई या कौन कौन से मेजर फैक्टर रहे। दूसरा है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग फसलों का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ सच ग्रोथ ऑफ स्मॉल फार्मर, यानी कि ऐसी जो ग्रोथ हुई उसका हमारे छोटे किसानों के ऊपर क्या फायदा हुआ, उनको क्या फायदा जो है देखने को मिला। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड पॉलिसीज कंसिडरेशन राइजिंग फ्रॉम द ग्रोथ ड्रिवन बाय द डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जो हमारा आज डाइवर्सिफिकेशन को हम लोग ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियां हमें सामना करने को मिल रही हैं, और कैसी पॉलिसीज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कैसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से आज हम डाइवर्सिफिकेशन को ऑप्ट कर भी पाए हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे क्या हम ऑप्शन ले सकते हैं जिससे और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए, खासकर हॉर्टिकल्चर को लेकर आया जाए। तो मेजर यहां पर इसमें 8 फसलों को लेकर जो है स्टडी की गई है। ये 8 फसलें हैं राइस, वीट, पल्सेस, कोरस सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑयल सीड और शुगर केन एंड टोबैको। ये 8 फसलें आज भारत के लगभग 80% खेती के एरिया को ऑक्यूपाई करती हैं और लगभग 75% जीवीओ यानी कि ग्रोस वैल्यू जो आपका एडिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। 75% का कंट्रीब्यूशन इसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए इन 8 क्रॉप को हमें समझने की जरूरत है कि इनमें से ऐसा क्या बदलाव हमें पिछले सालों में देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आज प्रेजेंट टाइम में हम हॉर्टिकल्चर की तरफ चेंज कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर को आपका एड ऑन कर सकते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको जब रिसर्च को किया गया, स्टडी को किया गया, तो इसमें कुछ जो फैक्टर मैंने अभी बताए थे, यील्ड, डाइवर्सिफिकेशन, एरिया और आपका प्राइस, इनको मुख्यतः रखा गया। और इसमें जो
टर्म ऑफ ट्रेड है यानी कि जो प्राइस है एक प्रकार से, उसमें कितना बदलाव देखने को मिला। तो प्राइस में एक प्रकार से इन्होंने जो यूनिट लिया था वो अगर 100 से ज्यादा है तब तो क्या है, वो किसान के लिए फायदेमंद है, फेवरेबल है। अगर वो 100 से कम है तो वो अनफेवरेबल है। और इसमें 1980 के बाद जो आपका एमएसपी है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था और उसी के अनुसार देखा जा रहा है कि कितना फायदा किसान को होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका किसान जितनी लागत लगाता है उससे ज्यादा अगर उसको आमदनी हो रही है तो इसका मतलब है किसान को फायदा हो रहा है। अगर किसान जितनी लागत लगाता है उतना ही उसको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो नुकसान में जा रहा है। तो यही बात यहां पर कहने की कोशिश की जा रही है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1992 से लेकर 2001-2 के बीच में क्या बदलाव आया। तो आप लोग जानते हैं शुरुआत धीमी थी तो बदलाव भी थोड़ा सा धीमा रहा। तो यहां पर यील्ड के अंदर लगभग 1.72% का चेंज यानी कि बदलाव देखने को मिला। डाइवर्सिफिकेशन में 0.76% का बदलाव देखने को मिला और ओवरऑल ग्रोथ में हमें 1.96% कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। लेकिन जो नेट शोन एरिया है वो आपका डिक्लाइन हो गया लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर एरिया से 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो वो आपकी 130 से लेके 134 यानी कि थोड़ा सा माइनर इसमें बदलाव हमें देखने को मिला। लेकिन जो टर्म ऑफ ट्रेड यानी कि प्राइस था वो किसान के लिए अनफेवरेबल था अभी तक, जिसके नेगेटिव प्राइस इंपैक्ट किसान के ऊपर देखने को मिल रहा था। इसी वजह से इस 90s के दौर में गोल्डन रेवोल्यूशन को लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन तो 1966 में आया था, लेकिन गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए था। जिससे क्या हुआ कि आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल और इसके साथ साथ में हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की गई, यानी कि हनी बी प्रोडक्शन करने की कोशिश की गई। तो इससे फायदा यह हुआ कि आने वाले दशकों के अंदर अगर हम देखें 2002 से आपके 2011-12 तक तो ग्रोथ जो है वो काफी हद तक बढ़ गई 3.92%, जिसके अंदर यील्ड का कंट्रीब्यूशन 1.68% था और डाइवर्सिफिकेशन का लगभग 1.13 था और एरिया जो है वो लगभग 0.83% इंक्रीज हुआ। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में भी एक थोड़ा सा उछाल यहां पर आप कह सकते हो जो हमें देखने को मिला 134 से ठीक है 138.9। लेकिन जो आपका टर्म ऑफ ट्रेड था वो भी अभी तक ज्यादा इफेक्टेड नहीं हुआ था, इसमें नेगेटिव ही हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन 2011-12 के बाद 2021-22 तक ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ा। इसके साथ क्रॉपिंग इंटेंसिटी में भी एक शार्प इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला 139% से डायरेक्टली आपका 155%। और इसके साथ में जो टर्म ऑफ ट्रेड था वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला, यानी कि प्राइस आपके बढ़ने लगे। तो एक प्रकार से यहां पर जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ऐड ऑन किया गया, उनमें जब एरिया इंक्रीज हुआ, उनकी जब यील्ड इंक्रीज हुई, तो उससे यहां पर ये कह सकते हो कि एक आपका जो है प्राइस के अंदर शार्पली इंक्रीज जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब हम बात करें तो यहां पर ये 8 फसलें हैं जिनमें अगर आप लोग देखोगे तो आपका क्रॉप एरिया में कितना कंट्रीब्यूशन है और जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं तो लगभग 22% एरिया हमारे टोटल ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का ऑक्यूपाई करता है। देखो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता क्या है, अब जैसे मान के चलिए हमने खरीफ में भी फसल लगानी है, रबी में भी फसल लगानी है, जायद में भी फसल लगानी है और एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, तो मान के चलिए खरीफ में वो आपके 10 के 10 एकड़ धान लगा रहा है और रबी के अंदर भी वो क्या कर रहा है 5 एकड़ में धान लगा रहा है, 5 एकड़ में गेहूं लगा रहा है और जायद में वो जमीन को खाली रख रहा है। तो उसने देखो 10 और 5 15 जो एक प्रकार से एकड़ है वो किसके अंडर में लेकर आया, वो राइस के अंडर लेकर आया। एक्चुअल जो ये एरिया है वो आपका नेट क्रॉप्ड एरिया है, लेकिन उसने टोटल बुआई दोनों तीनों सीजन में मिलाकर कितने एरिया में की उसको हम बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। तो ये हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का मतलब है कि उसने तीनों सीजन में अपने फसल को बीजा या नहीं बीजा। हाँ, आज जहां पर सिंचाई उपलब्ध है वहां पर साल में 2 या 3 खेती भी की जाती है, लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहां पर साल भर में एक ही खेती की जाती है जब बारिश आती है और कई बार तो वो भी बिना बारिश के रह जाती है। तो ये कह सकते हो कि उसके आधार पर ओवरऑल हम ये देखते हैं कि आपका राइस के अंदर में लगभग 22% एरिया जो है वो आता है और इससे 14% ही आमदनी हमें मिलती है। लेकिन अगर फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो 2021-22 के अंदर एरिया आपका 5.77% है, लेकिन जो आपका यहां पर प्रोडक्शन में जीवीओ में कंट्रीब्यूशन है वो आपका 28% लगभग देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक बड़ा यहां पर कंट्रीब्यूशन इसका है। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर में अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, उसका एरिया बढ़ाएंगे, उसको डाइवर्सिफिकेशन के अंदर लेकर आएंगे, तो लगता है कि आने वाले समय में किसान की आमदनी को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी आगे लेकर जाया जा सकता है। तो ये हमें अभी समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है कि अब
ये क्या हुआ कि 2011-12 के बाद हमारे देश के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एरिया भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी। तो सबसे पहले इसका कारण है कि लोगों की जैसे ही आमदनी बढ़ी, क्योंकि देखो पैसा बढ़ता है तो क्या होता है, हम लोग भी जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसा बढ़ता है तो हम कोई लग्जरी को परचेज करने की कोशिश की जाती है। और फ्रूट और वेजिटेबल, फल और सब्जियां हमेशा से ही लग्जरी के ही हिस्से रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि आपने गाँव में देखा होगा कि ज्यादातर जो लोग गरीब होते हैं उनके घरों के अंदर एक सब्जी को लगभग 2 से 3 बार खाया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं है कि वो एक टाइम या 2 टाइम की सब्जी लगातार लेकर खा सके। लेकिन जैसे ही एक इंसान एक ओहदे पर पहुंचता है, एक अच्छे खासे इनकम को अर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो वो एक अच्छा खाना जो है वो खाना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले खाने से शुरुआत होती है। तो सीरियल्स को लोगों ने डिक्रीज यानी कि कम यूज करना स्टार्ट कर दिया और आपके फल और सब्जियों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा। अवेयरनेस बढ़ने से क्या हुआ? ये जानकारी हुई कि अगर हम सीरियल्स को यूज करते हैं उसमें केवल हमारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बाकी फल और सब्जियों के अंदर विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो जानकारी जैसे लोगों को मिली तो उन्होंने क्या किया, इसको भी आपका और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो यानी कि अर्बनाइजेशन से भी फायदा हुआ और सीरियल्स का यूज आपका लगातार कम हुआ। उसी प्रकार से डाइट हैबिट के अंदर भी मैंने आपको बताया कि लोगों को जब आपका पता चला कि इसके ये हमारे सेहत को फायदे हो सकते हैं तो लोगों ने इनको आपका और ज्यादा यहां पर यूज करना स्टार्ट कर दिया, फ्रूट और वेजिटेबल को, और सीरियल्स यानी कि जो फूड ग्रेन्स था उनका प्रयोग कम होना स्टार्ट हो गया। तो अब आज के टाइम पर भी अगर हम बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो उसी पर्सपेक्टिव इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ती जा रही है तो मार्केट में इसके प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अनुसार एक अच्छा खासा प्राइस मार्केट में मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब किसान उस फसल का उत्पादन करता है तो इंस्टेंटली मार्केट के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण मार्केट में उतना दाम उसका नहीं मिल पाता है। तो जिस वजह से किसान मायूस हो जाता है कि सोचता है कि अब इससे दाम हमें नहीं मिलेगा तो अगली बार हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके 10 या 15 दिन या 1 महीने के बाद उसी फसल का दाम, वो आपका फल या सब्जी बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन वो अब रखेगा कहां? तो किसान के पास सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो उनको स्टोर नहीं कर सकता, यानी कि हमारे देश के अंदर स्टोरेज फैसिलिटीज उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसान इसका फायदा नहीं ले पाता। लेकिन जो लोग इसका फायदा ले पाते हैं उनको यह समझ आ चुका है और इसी वजह से वो आपका ज्यादा आमदनी भी कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक हमारा मंथली पर कैपिटा कंजप्शन का एक्सपेंडिचर सामने आया है 2004-05 से लेके 2023-24 तक। इसमें भी हमें यह समझ में आता है कि जो हम लोग सीरियल्स और सीरियल्स के सब्स्टिट्यूट को पहले ज्यादा यूज कर रहे थे, आज उनका यूज यानी कि प्रयोग कम हो चुका है और फल और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा हो चुका है। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, देखो मैंने अभी कहा कि छोटे किसान और सीमांत किसानों की भी आय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे? अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को लेकर आते हैं तो यहां आप लोग देख सकते हो कि जो आपका अभी तक हॉर्टिकल्चर में एक्सपेंशन हुआ है उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का काफी बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए सीरियल्स के अंदर जो पहले स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग आपका 1995-96 में 64% था, जो कि अब कितना हो चुका है? 62.2% हो चुका है, यानी कि इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके लार्ज फार्मर का तो वो आंकड़ा थोड़ा सा कम डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर फ्रूट और वेजिटेबल में तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहां पर हमारा जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो भी अब हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको अगर आर्थिक सहायता दी जाए और उसके साथ में उनको अच्छी स्कीम्स के साथ गाइड किया जाए और एक बेहतर मार्केट उपलब्ध करवाई जाए और उसमें मार्केट का प्राइस भी उपलब्ध करवाया जाए तो मुझे लगता है कि छोटे किसानों को फायदा भी होगा और वो और ज्यादा हॉर्टिकल्चर की तरफ मूव कर सकते हैं। अब एक बात और यहां पर देखिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वाइज, अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं अलग अलग आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के अकॉर्डिंग, तो 2000 आपका 15-16 में आपको पता है लास्ट बार एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था, तो ये 3 बार के आंकड़े आपके सामने हैं, 1995-96, 2001 और इसके बाद आपका 2015-16। तो इनमें अगर आप लोग देखोगे तो पता चलेगा ग्रोस क्रॉप एरिया में कितना बदलाव यहां पर देखने को मिला है स्मॉल फार्मर का, और उसी के साथ में आपका जो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो आंकड़ा है वो भी यहां पर आपको सामने नजर आ जाएगा कि जो स्मॉल फार्मर है उन्होंने काफी हद तक अपने एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश की है। और ये आंकड़े एग्रीकल्चर सेंसस के हैं 2015-16 और उससे पहले के आपके अलग अलग सेंसस के अनुसार। ठीक है, तो आप उनको जाकर चेक भी कर सकते हो या फिर इस रिपोर्ट को एज इट इज आप लिख सकते हो। वहीं अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो
आज आपको पता होगा कि फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद। चाइना अपने प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि चाइना के अंदर प्रोडक्शन पर जो यूनिट एरिया में वो ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पर आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है हमारे देश से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर हम प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर पा रहे हैं, लेकिन पर यूनिट एरिया में जो आपकी प्रति इकाई उपलब्धता है उसको हम उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो हमें बढ़ाने की जरूरत है। उसी के साथ में हाई रिटर्न, अब हॉर्टिकल्चर से आपको मैंने अभी बताया कि पैसा ज्यादा मिलेगा, इनकम ज्यादा मिलेगी, आय ज्यादा मिलेगी, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें ज्यादा मिलेगा। और इसी के साथ में चेंजिंग डाइट हैबिट, यानी कि जो हमारा बदलता हुआ जो खाने का सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, आने वाले समय में मांग बढ़ेगी। और उस मांग को देखते हुए हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अभी तरफ मूव करना चाहिए। और आने वाला बाजार हमारे भारत का, क्योंकि देखो आज हम लगभग 140 करोड़ के करीब हैं, और ठीक है कभी कभी जो वित्तीय स्थिति होती है वो देश की उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि भारत देश में ही हमें फ्रूट और वेजिटेबल को ही बेचना है, आप दूसरे देशों में भी अपने फल और सब्जियों को बेच सकते हो। अभी आपको पता होगा जो एपिडा के द्वारा एक रिसेंटली भारती नाम की स्कीम्स को स्टार्ट किया गया है, मैंने 2 दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हो। उसमें क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड के अंदर, तो उन लोगों को आपका आगे बढ़ाने के लिए एपिडा की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मार्केटिंग में सहायता की जाएगी, और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग भी उनको गाइड किया जाएगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पर इनिशिएटिव ले रही है, तो इससे फायदा ये होगा कि अगर हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ऐड करते हैं तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है, लोगों का अभी जो फूड हैबिट है वो भी चेंज हो रहा है, तो उसी के साथ में हम इससे ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा यही कहने का मतलब है कि हॉर्टिकल्चर से आपका एग्रीकल्चर में इनकम को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपकी बारी आती है कि चैलेंज क्या है। तो चैलेंज में मेनली अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, मार्केट वोलेटिलिटी। तो प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो हमारा फ्रूट और वेजिटेबल का अगर हम प्रोडक्टिविटी का आंकड़ा देखें, उपज का आंकड़ा देखें, तो काफी वेरिएबल मिलेगा। कभी उपज बहुत ज्यादा हो चुकी है, कभी उपज कम हो चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर खेती जो है वो मानसून आधारित है, क्लाइमेट आधारित है। और अगर मौसम अच्छा होगा तो खेती भी अच्छी होगी, मौसम अच्छा नहीं होगा तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी। और हम लोग ज्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज आज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट बेस्ड बनकर रह जाता है। अब इसी के कारण क्या हो रहा है कि किसानों को ज्यादा समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और अभी तक अगर हम बात करें तो फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज्यादा फ्रूट को इफेक्ट आपका देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन, मौसम्बी, ऑरेंज, ग्रेप्स, लीची, मैंगो, सपोटा, जो हमारे भारत में देश में ज्यादातर ग्रो करवाए जाते हैं, शुरुआत में इनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्पादन आपका कम भी हुआ है। मतलब एक शार्प स्टीप इंक्रीज और शार्प स्टीप डिक्रीज देखने को मिलेगा इसकी प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद में ग्रेप और स्पोटा की यील्ड लगातार आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, जिससे किसान मायूस हुए हैं। फिर आपकी बारी आती है वेजिटेबल यील्ड ट्रेंडेड अपवर्ड एक्सेप्शन इंक्लूडिंग द पी एंड टोपिएका। यानी कि अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स के अंदर देखो फलों में तो थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिली उपज में, लेकिन वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के अंदर उपज में आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, कुछ सब्जियों में आपको गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्रूट में आपका डिक्रीमेंट यानी कि डिक्लाइन जो है उपज में ज्यादा हुआ है, और जो वेजिटेबल्स हैं उनमें इतना ज्यादा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो यहां अगर हम बात करें तो ये आपके आंकड़े हैं 1992 से लेके 2000 आपका 21-22 तक। तो कितना बदलाव इनके अंदर जो है अलग अलग क्रॉप में देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो अलग अलग फसलों का जो बदलाव है यहां पर वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल के अंदर कितना बदलाव है, तो ये जो इंक्रीमेंट है वो आपको अलग अलग फसलों में काफी, यहां पर फलों के अंदर एकदम से ये कह सकते हो कि काफी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके सब्जियों के अंदर तो जो है आपको इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि फायदा भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर चलाया जा रहा है, जिसके अंडर में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन ये आपका चलाया जा रहा है। जिसमें सबसे पहला मेन टारगेट है कि किसानों को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, सीड उपलब्ध करवाया जाए, बीज उपलब्ध करवाया जाए उच्चतम गुणवत्ता का, जिससे
पहला जो पौधा है वो तो कम से कम अच्छा हो, पौधे के अंदर प्रोडक्शन तो ज्यादा हो, उसके गुण तो अच्छे हो। तो इसीलिए सबसे पहले आपका पौधों, जो अच्छे पौधे हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ टिश्यू कल्चर जैसी टेक्निक आजकल आ चुकी है, जिनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि एक अच्छा प्लांट किसान को मिल सके। एरिया एक्सपेंड करने की, इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है इन स्कीम्स के द्वारा, और एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी कैसे हम प्रयोग में लेकर आए। और इसके साथ में 2021 में एक स्कीम आई थी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट, जिसके अंदर मेन फोकस किया गया था कि मार्केट ड्रिवन 55 क्लस्टर्स को डेवलप किया जाए, ताकि मार्केट्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आज प्रेजेंट टाइम में, किसान फसल का उत्पादन तो कर लेता है लेकिन फलों और सब्जियों और फूलों की जो मार्केट है वो उनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से किसान मायूस हो जाते हैं और उनको दूर दूर अपनी मंडियों के अंदर फसल को लेकर जाना पड़ता है, जो कि किसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसी वजह से किसान जो है वो इन फसलों को नहीं लगाता। तो अगर हम ये फैसिलिटीज उपलब्ध करवाएंगे तो यहां पर किसान क्या कर सकता है, इन फसलों को और ज्यादा लगा सकता है। तो इसमें अभी और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, नए इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है। और आपको पता भी होगा, जैसे हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, या अलग अलग जो फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप है उनके भी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट और डायरेक्टरेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे उन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई वैरायटीज को डेवलप कर सकते हैं। और खासकर जो बदलता हुआ मौसम है इसमें वो प्रभावित ना हो, ऐसी वैरायटीज को डेवलप करें ताकि आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन हमें मिल सके और किसान की आमदनी को बढ़ा सके। दूसरा चैलेंज आपके सामने है पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, क्योंकि हमारे सामने अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज के मामले में काफी ये कह सकते हो कमतर है, दूसरे देशों के मामले बहुत कमतर है। इतना ही मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इसके कारण भारत में लगभग हर साल 1.5 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है। सोच के देखिए, ये लॉस ना हो तो हमारे देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये लॉस क्यों होता है? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आज भारत में उतनी उपलब्ध नहीं है, केवल 38.2 मिलियन मैट्रिक टन 2022 तक अगर हम बात करें, और उसमें भी सबसे ज्यादा यूपी में है, बाकी वेस्ट बंगाल, गुजरात और पंजाब। बस सोच के देखिए, अगर हम इनको जोड़ने की कोशिश करें तो लगभग आपका 50, 60, 70% कोल्ड स्टोरेज हाउस केवल 4 राज्यों में है। बाकी राज्यों में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अब वहां उपलब्ध करवाने की जरूरत है। हर राज्य में प्रोडक्शन होता है, तो हर राज्य में अगर कोल्ड स्टोरेज हाउस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? हर राज्य नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर ब्लॉक में होना जरूरी है। उसी के साथ में पोटैटो डोमिनेंस, ज्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज हाउस है उनमें पोटैटो का स्टोरेज किया जा रहा है, बाकी क्रॉप को जगह भी नहीं मिल पा रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा यहां पर आपके सामने लिमिटेशन सामने नजर आएगा। तो हमें जरूरत है एक अच्छे कोल्ड स्टोरेज हाउसेस की, जिससे हम आपकी फसल को बचाकर रख सकें। जैसे मान के चलिए, मार्केट के अंदर तुरंत किसान को फसल को बेचेगा तो प्राइस उतना नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीने 2 महीने अगर फसल को रखकर फिर मार्केट में बेचता है तो उसको एक अच्छा खासा दाम मिलेगा और किसान की आमदनी भी यहां पर बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब ये देख सकते हो, आपके कोल्ड स्टोरेज हाउस का एक आंकड़ा यहां पर दिया गया है स्टेट वाइज। तो इसमें ये जो आपका थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये लगभग यहां पर 8.2 से भी आपका कम आंकड़ा था 1000 मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये 8.2 थाउजेंड मैट्रिक टन से भी जहां पर कम फैसिलिटीज उपलब्ध है, ये वो आपके स्टेट या यूटीज है। जहां पर 8.2 से 236 है वो आपकी कुछ येलो में है, और फिर ब्लू कलर के अंदर 236 से लेके 786 आपका 781 आपका 1000 मैट्रिक टन का जो उपलब्ध है, और ग्रीन के अंदर जहां पर 781 आपके 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा स्टोरेज की उपलब्धता है, उन स्टेट्स का जिक्र यहां पर किया गया है। तो इसका मतलब बहुत कम ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत कम ऐसा आपका एरिया है जहां पर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज उपलब्ध है। तो हमें स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा अगर हम किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट आरबीआई 2022 के अनुसार ये आंकड़ा आपका शो किया गया है। अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो गवर्नमेंट आपको पता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर आई है, जिसके अंदर 94 मिलियन टन को ऐड किया गया है लगभग, और लगभग 48,000 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है ताकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, इंप्रूव किया जाए। यूनियन बजट 2025 के अंदर भी एयर कार्गो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, एक्सपोर्ट के लिए जो है ऐड किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर जो आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है उनको प्रोसेस किया जाए, नए फूड नए पार्ट्स में कन्वर्ट नए आपके ये कह सकते हो कि अलग अलग पदार्थों के अंदर कन्वर्ट किए जाएं और उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन आपका लिया जा सके। और मेगा फूड पार्क भी इसी प्रकार से हेल्प आपका कर रहा है ताकि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के साथ यहां से ज्यादा इनकम ली जा सके। नेक्स्ट आपका है प्राइस वोलेटिलिटी। तो सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है, मार्केट के अंदर जब फसल आती है तो एकदम से किसान को उतना दाम नहीं मिल पाता, जो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। तो एमएसपी तो फिक्स नहीं है फ्रूट और वेजिटेबल के लिए, लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर एमएसपी फिक्स है फ्रूट और वेजिटेबल के लिए भी, तो एक अच्छी बात है यहां पर। लेकिन उसी के साथ में गवर्नमेंट ने 2018-19 के अंदर एक स्कीम स्टार्ट की थी, ऑपरेशन ग्रीन, तो जो कि एक अच्छी स्कीम थी, जिससे जितना आपका लॉस हुआ किसान का
या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह थी, तो उनको सहायता करने के लिए टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन 2021-22 के अंदर सभी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। अब जरूरत हमारे लिए ऐसी स्कीम की भी है। इसके अलावा भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भुगतान योजना, जो कि मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर ये स्कीम चल रही है, ऐसी स्कीम को भी लेकर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए किसान को उचित दाम मंडी में नहीं मिल पाता है, तो जितना डिफरेंस आपका बचेगा उस डिफरेंस को सरकार पे करेगी, जिससे किसान अपना एक अच्छा खासा मुनाफा वहां से कमा सकता है और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकता है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तरफ मूव भी कर सकता है। क्योंकि हम लोग जिस मोनोकल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही काफी हानिकारक है। इसी के साथ में आप लोग ये देख सकते हो प्राइस ट्रेंड आपका, जिसमें राइस और व्हीट का प्राइस लगातार बढ़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी जो हमारी फ्रूट और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो प्राइस में देखिए कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ये देखो बनाना, गुआवा, मैंगो, कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे मतलब एक जो होती है ना आपकी हार्ट ब्रीड, उससे भी बहुत ज्यादा ये कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो सब्जियां हैं उनका भी प्राइस इसी प्रकार से बढ़ता और घटता है। तो अगर एक सिंगुलर प्राइस आपका देखने को मिले तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा यहां पर किसान को फायदा दिया जा सकता है। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सॉल्यूशंस में मेनली यही है कि एक तो प्लांटिंग मटेरियल में रिसर्च किया जाए, नई वेराइटीज पे काम किया जाए, आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस प्रकार से डेवलप की जाए ताकि किसान के अनुरूप हो। और इन टेक्नोलॉजीज में हमें सबसे पहले ये रखना पड़ेगा कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आज ज्यादातर किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, तो उनके लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज की जरूरत है ताकि हर किसान उसको ऑप्ट भी कर सके और उसका फायदा भी ले सके। इसके साथ में मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि प्राइस मिले, मंडी में आपकी फसल बिके। ये अगर पॉसिबल हो पाया तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर हॉर्टिकल्चर एक बहुत अच्छा मुनाफे का सौदा किसान के लिए हो सकता है। बाकी आप अपना क्या राय रखते हो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूं कि आपके इसके बारे में क्या विचार है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जिसके अंदर मैंने कोशिश की कि आपको आरबीआई के द्वारा जितना भी इसके अंदर फैक्ट डिस्कस किए गए उनके उनको आपके साथ रख सकूं। लेकिन अगर कहीं कमी लगी, कहीं कोई दिक्कत है तो मैं माफी चाहूंगा और आपसे फीडबैक भी जरूर चाहूंगा ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम और बेहतर इंप्रूव कर सकें। जय हिंद, जय भारत।